हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म डिस्कस किए थे, तो आज हम पढ़ेंगे धातुएं कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि धातुओं का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट, वहाँ पर ही क्या होती हैं? धातुएं पाई जाती हैं। अब धातुओं की प्राप्ति में ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है खनिज जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, दूसरा है अयस्क जिसे हम ओर्स कहते हैं, तीसरा है गैंग, चौथा है गालक जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, और पांचवा है धातुमल जिसे हम स्लैग कहते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं डिस्कस कर रही हूँ और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है खनिज। खनिज क्या होते हैं? अब हमने अभी कहा कि धातुएं कहाँ होती हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह में। तो धातुएं एक्चुअली क्या हैं? धातुएं क्या हैं? तत्व हैं। तो ये तत्व पृथ्वी की ऊपरी सतह में किस रूप में प्रेजेंट रहेंगे बताइए? ये अपने यौगिकों के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर कोई भी धातु जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की ऊपरी सतह में किस रूप में होगी? बॉक्साइट के रूप में होती है, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2। जैसे है डाइस्पोर जिसका फॉर्मूला है Al2O3.H2। फेल्ड्स्पार, माइका, ये सब क्या है? एल्यूमिनियम के खनिज हैं। दूसरा है जैसे लोहा, लोहे के जो खनिज हैं वो है हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला है Fe2O3, मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला है Fe3O4, सीडेराइट जिसका फॉर्मूला है FeCO3, और फेरस आयरन पाइराइट जिसका फॉर्मूला है FeS2। तो ये लोहे के क्या हैं? खनिज हैं। इसी प्रकार से कॉपर के खनिज कौन कौन है? कॉपर पाइराइट्स जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, मेलाकाइट CuCO3 CuH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है क्यूप्राइट जिसका फॉर्मूला है Cu2O, और कॉपर ग्लांस जिसका फॉर्मूला है Cu2S। इसी प्रकार से जिंक के खनिज हैं जिंक ब्लेड जिसको हम Zn से प्रदर्शित करते हैं, कैलामाइन जिसको जिंक कार्बोनेट कहा जाता है, और इसी प्रकार से जिंसाइट जिसको हम जिंक ऑक्साइड भी कहते हैं। मैग्नीशियम का खनिज है एस्बेस्टस। इसी प्रकार से और ये खनिज हैं, ये आप 11th-12th में पढ़ेंगे। तो ये सभी जो डिस्कस किए हैं ये सभी क्या हैं? इन धातुओं के खनिज हैं। धातु इन खनिजों के रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अब सेकंड है अयस्क, या जिसको हम कह रहे हैं ओर्स। अब ओर्स क्या है? ओर्स वे खनिज हैं जिसमें धातु अधिक मात्रा में होती है और जिससे धातु प्राप्त करना आसान होता है, यानी कि कम खर्च में हम अयस्क से धातु को निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? इसे हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने कि एल्यूमिनियम की बॉक्साइट खनिज है, डायस्पोर खनिज है, फेल्ड्स्पार खनिज है और माइका खनिज है। ये 4 खनिज एल्यूमिनियम के हैं। बट इन चारों से तो एल्यूमिनियम आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती ना। तो सबसे आसानी से और कम खर्च पर जो एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है वो है बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट ऐसा खनिज है एल्यूमिनियम का जिसमें कि एक तो धातु अधिक मात्रा में होती है और इससे एल्यूमिनियम को प्राप्त करना बहुत आसान होता है इन तीनों के कंपेयर में। तो इसलिए एल्यूमिनियम का अयस्क जो है कौन है? बॉक्साइट है, ये नहीं है। ये सब क्या है? एल्यूमिनियम के खनिज हैं, और बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। डन। नेक्स्ट है गैंग। तो गैंग होता है कि जब हमें बच्चों धातु कहाँ से मिली? पृथ्वी की ऊपरी सतह से। तो जब हमें धातु पृथ्वी की ऊपरी सतह से मिलती है खनिज के रूप में, तो ऑब्वियस है उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जैसे कि रेत, मिट्टी, कंकड़। तो अयस्क में मिली हुई इन अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है गालक जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। तो गालक क्या होता है? गालक वह पदार्थ होता है जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अम्लीय गालक। अम्लीय गालक जैसे कि उदाहरण है सिलिका SiO2। तो ये अम्लीय गालक क्या करता है? क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के काम में आता है। तो क्षारीय अशुद्धियाँ जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, इसके साथ क्रिया करके ये किस में बदल देता है? इसको आयरन सिलिकेट में, FeSiO3 में। और ये जो आयरन सिलिकेट होता है ये कैसा होता है? गलनीय होता है, क्योंकि ये अगलनीय अशुद्धियाँ थी उसको गलनीय अशुद्धियों में बदल दिया। इसी प्रकार से दूसरा गालक होता है क्षारीय गालक।
क्षारीय गालक जैसे कि है कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्षारीय गालक होता है और ये अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है। यानी कि अम्लीय अशुद्धियाँ जैसे कि सिलिकॉन जो ऑक्साइड है या सिलिका है, इस अशुद्धि से क्रिया करके ये इसे गलनीय अशुद्धियों में बदल देता है। यानी कि किसमें बदल दिया? कैल्शियम सिलिकेट में। तो ये होता है गालक, जो कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करता है। किन टाइप की अशुद्धियों को? क्षारीय और अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है। नेक्स्ट है धातुमल, जिसे हम स्लैग कहते हैं। तो धातुमल क्या होता है? देखिए, ये इन्हीं पे ही बेस्ड है। तो जब हम गालक, अभी जो हमने लिया, गालक की क्रिया गैंग से कराते हैं। गैंग मीन्स अशुद्धि, ये अशुद्धियाँ क्या हैं? गैंग है। तो जब हम गालक की क्रिया गैंग से कराते हैं, अशुद्धि से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक गलनीय पदार्थ प्राप्त हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं धातुमल। तो इसे ही हम धातुमल कहते हैं। जैसे कि मैंने दोबारा से रिपीट किया है कि अम्लीय गालक हमने लिया सिलिका, और गैंग यानी कि जो अशुद्धि है वो कौन है? आयरन ऑक्साइड, क्षारीय अशुद्धि है। तो गालक की क्रिया गैंग से कराने पर जिस गलनीय अशुद्धि का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातुमल। जैसे कि यहाँ पर धातुमल क्या है? आयरन सिलिकेट, इसका फॉर्मूला है FeSiO3। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो धातु है बच्चों वो है एल्यूमिनियम, और ये पाई जाती है 8.1%। उसके बाद आयरन 5% पाई जाती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु ये होती है ऑक्सीजन, ये पाई जाती है 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन अधातु होती है, वो पाई जाती है 27.22%। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धातु कर्म, जिसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो सबसे पहले धातु कर्म होता क्या है? धातु कर्म क्या होता है? देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। और इस मेटलर्जी के 3 मेन स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को साफ करके हम उनके अशुद्धियों को दूर करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जब अयस्क साफ हो जाएगा, यानी कि जब सांद्रित अयस्क हो जाएगा, उससे धातुओं का निष्कर्षण करेंगे, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? अब सबसे पहले हमने आयरन को क्या किया? अयस्क को साफ किया, साफ करके उससे हमने धातु निष्कर्षित की। और लास्ट स्टेप में जो धातुओं में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो धातुओं को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं धातुओं का परिष्करण या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो इन तीनों स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है अयस्कों का समृद्धिकरण, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो क्योंकि अभी मैंने बताया कि अयस्कों में मिट्टी, रेत, कंकड़ जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, इन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। और इनको दूर करने के लिए कुछ 4 विधियाँ हैं। पहली विधि है, हम क्या करते हैं? द्रवीय धावन विधि, यानी कि पानी से साफ करके हम अयस्क को साफ कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे? तेज धारा में अयस्क को प्रवाहित करेंगे, और ऑब्वियस है कि जो गंदगी होगी उसका घनत्व क्या होता है? वो हल्की होती है, घनत्व कम होता है। और कम घनत्व के कारण, हल्के होने के कारण पानी के साथ अशुद्धि बह जाती है और धातु बर्तन की तली पर ही रह जाती है। इस प्रकार से हमें धातु प्राप्त हो जाती है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट विधि अयस्क को साफ करने का, अयस्क को सांद्रित करने का है चुंबक का प्रयोग करके। मैग्नेट का हम प्रयोग करेंगे। तो ये विधि जो है, चुंबक का प्रयोग हम करते हैं आयरन अयस्कों के सांद्रण में। इसके लिए क्या करेंगे? आयरन का कोई अयस्क ले लिया, उसके साथ हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। और हमें पता है कि जो लोहा धातु होती है वो चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो आयरन धातु जो होगी वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगी, और इस प्रकार धातु चुंबक की ओर आकर्षित हो गई, और जो अशुद्धि है वो अलग हो जाती है और हमारे पास हमें धातु मिल जाती है। थर्ड मेथड है फेन प्लवन, जिसको हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के शुद्धिकरण या सांद्रीकरण में करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सल्फाइड अयस्क ले लेंगे, पानी ले लेंगे, और चीड़ का तेल जो कि फ्रोथिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, और क्रिसॉल जो कि फ्रॉथ एक्टिवेटर्स के रूप में कार्य करता है, यानी कि झाग को और गाढ़ा करने के काम आता है। ये हम सब मिला देंगे अयस्क में, और अब हम इसमें वायु प्रवाहित करेंगे। तो हम देखते हैं कि अयस्क जो होता है, और उसके बाद क्या होता है? ये सब मिलाने पे एक झाग पैदा होता है। झाग किसका होगा? इसका।
और अयस्क जो होता है वो झाग में सॉल्युबल हो जाता है। झाग काय का होता है? तेल का है, चीड़ के तेल का। तो अयस्क जो होगा वो तेल में सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि ऊपर ऊपर जो झाग बना उसमें क्या हो गया? अयस्क सॉल्युबल हो गया। अयस्क हमारा ऊपर झाग पे आ गया। और जो अशुद्धियाँ थी, इम्प्योरिटीज थी, गैंग था, वो कहाँ रह गया? पानी में सॉल्युबल, यानी कि वो नीचे रह जाता है। जैसे कि कपड़े धोते समय आपने देखा होगा, सर्फ जब आप डालते हैं तो सर्फ का झाग बन जाता है, तो हल्का होने के कारण ऊपर आ गया और बाकी पानी नीचे रह जाता है। तो अयस्क यहाँ पर झाग के साथ आ जाता है जो कि ऑयल सॉल्युबल है, और अशुद्धियाँ पानी के साथ चले जाती हैं। लास्ट विधि है निक्षालन विधि, जिसे हम कहते हैं लीचिंग। तो अयस्क को सांद्रण करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या करते हैं? अयस्क को किसी अम्ल या क्षारक के साथ में क्रिया कराते हैं, और इसमें क्या होता है? अयस्क उस पर्टिकुलर अम्ल या क्षारक में सॉल्युबल हो जाता है और अशुद्धियाँ उस अम्ल या क्षारक में इनसॉल्युबल हो जाती हैं। इस प्रकार से अयस्क और अशुद्धियाँ अलग अलग हो जाती हैं। इस विधि का प्रयोग एल्यूमिनियम, सिल्वर और सोना जैसी धातुओं के सांद्रण में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि बॉक्साइट से जब हम एल्यूमिना का निष्कासन करते हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, और इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि SiO2, आयरन ऑक्साइड, TiO2, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इनको अलग करने के लिए हम बॉक्साइट को सबसे पहले ट्रीट करते हैं किसी क्षारक के साथ में, NaOH के साथ में ट्रीट किया, सोल्यूशन ले लिया, और हमें एल्यूमिनियम जो है NaOH से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, Na2AlOH4, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उत्सर्जित हो जाती है। तो ये हमें एल्यूमिनियम जो है अशुद्ध के साथ में प्राप्त हो जाता है। अब सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर यहाँ पर क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और NaOH अलग हो जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को दोबारा गर्म करने पर हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, जो कि शुद्ध होता है और पानी अलग हो जाता है। नेक्स्ट है सांद्रित अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। इससे पहले हमने क्या किया? हमने अयस्कों का सांद्रण किया। अयस्क हमने क्या करी? साफ की। और जो साफ अयस्क हैं, यानी कि सांद्रित अयस्क जब आ गई हमारे पास, उससे हम धातुओं का क्या करेंगे? हम निष्कर्षण करेंगे। तो अभी तक जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि धातुओं का हमने 3 समूह बनाए थे। पहला समूह था कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, जिनको कि हम सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे में रखते हैं। तो कौन कौन सी धातुएं थी उनमें? जैसे सोना है, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, तांबा। ये धातुएं जो होती है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, और इसमें से जैसे कॉपर है, Ag, Hg, ये प्रकृति में उनके सल्फाइड के रूप में भी पाई जाती हैं। तो इसमें क्या करते हैं? धातुओं के निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले सल्फाइड अयस्क लेते हैं। इनके सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। तो सबसे पहले धातु जिस भी फॉर्म में है उसको हमने क्या किया? ऑक्सीजन से ट्रीट करा के उसको ऑक्साइड अयस्क में बदल देते हैं। जैसे कि मरकरी का अयस्क है सिनेबार, मरकरी सल्फाइड HgS है, उसको ऑक्सीजन के साथ में हीट किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट किया जाता है, और हमें प्राप्त होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से उत्सर्जित हो जाती है। अब मरकरी ऑक्साइड HgO हमारे पास आया। HgO को दोबारा और अधिक गर्म करने पर मरकरी यहाँ पे निक्षेपित हो जाती है। Hg हमें शुद्ध क्या मिल गई? मरकरी धातु मिल जाती है, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निष्कासित हो जाती है। इसी प्रकार से कॉपर का ये अयस्क है क्यूप्राइट Cu2S, कॉपर सल्फाइड लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ में गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से अलग हो जाती है। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ में दोबारा गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होती है? कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निक्षेपित हो जाती है। इससे आगे मध्यम जो अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।